हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सीए में मल्टीपल अटेम्प्ट्स क्यों लगते हैं, उसके मेन रीजंस क्या रहते हैं। तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे भी कुछ अटेम्प्ट्स लगे हैं, तो इसलिए मैं आपको शायद और अच्छे से बता पाऊँगा कि हम कहाँ पे लैग करते हैं और कौन सी चीज़ हम इम्प्रूव करते हैं जिससे कि हमारे अटेम्प्ट्स ना लगें। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ है कि एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर्स। मतलब देखो, एमटीपी जो है वो तो आपका स्टडी मैट जैसा ही हो गया, मतलब उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टडी मैट में होते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे आरटीपी हो गई आपकी और आपके पास्ट पेपर्स हो गए, इनको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होता है, जैसे मेनली आप आरटीपीज़ करते हैं तो आरटीपीज़ में ऐसा लेवल रहता है कि वो क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके देते हैं और हर आरटीपी में हर चैप्टर से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएगा। तो जनरली क्या रहता है कि जब आप आरटीपी से करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो मैं ये कर पाऊँगा। स्पेशली जब आप रीसेंट अटैम्प्ट की अपनी आरटीपीज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि उससे आपको एक लेवल पता चलता है कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं तो मुझे इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, चीज़ों को ऐसे समझना पड़ेगा। और बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कई बार होता है कि आप आरटीपीज़ लास्ट में उठाते हैं, इससे बेटर ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ में अपनी 3-4 रीसेंट अटैम्प्ट्स की आरटीपी साथ में ही उठा लें कि एक-एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एक आरटीपी में, तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस आपने करे हैं वैसा सेम क्वेश्चन भी हो सकता है उसी आरटीपी में। तो 2-4 क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा कर लेंगे वो चैप्टर करने के बाद, तो आपको ही कॉन्फिडेंस रहेगा और इसी बहाने आपकी आरटीपी भी हो जाएगी और आपको पेपर में भी सही लगेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, पास्ट पेपर। आपके पास्ट पेपर करना बहुत ज़रूरी है। मेनली उसका रीज़न यही होता है कि जो आपके पास्ट पेपर होते हैं, जब वो आप करते हैं तो आपको एक ट्रेंड पता चलता है कि पेपर में किस तरह से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, कई बार हम टीचर्स के एबीसी एनालिसिस फॉलो करते हैं, तो उन्होंने भी वो पास्ट पेपर को देख के बना रखे होते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी टीचर का एबीसी एनालिसिस फॉलो करें ना, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखें। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट में आपने एबीसी एनालिसिस फॉलो किया, तो क्या होता है कि जो वो बताते हैं, जैसे कि कोई भी चैप्टर अगर वो कह रहे हैं कि ये पेपर में 10 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है, तो एक बार उस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो आप पिछले 2-3 पेपर निकाल के ज़रूर देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिन चैप्टर्स की वेटेज कम होती है उनसे भी पेपर में क्वेश्चन आ रहा होता है, चाहे 5-5 मार्क्स का, लेकिन वो क्वेश्चंस ईजी क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक ही बारी में उसे सॉल्व कर लेते हैं, आपको डिफिकल्ट नहीं लगता। मतलब वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्विस्टेड नहीं होते। जबकि ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि जैसे आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज अच्छी है, बट आप उनके क्वेश्चंस पेपर में देखेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो एबीसी एनालिसिस फॉलो करते टाइम आप ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें। और ये सारी चीज़ें आप तभी खुद से एनालाइज करते हैं ना, जितना उतना ज़्यादा बेटर रहता है और उसके लिए आपको अच्छे से टाइम देना पड़ता है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि आपको आरटीपीज़ करने हैं और पास्ट पेपर करने हैं। पास्ट पेपर्स आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हर बार ना पेपर का लेवल 5 से 10% इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब आप रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर उठा के देखेंगे जो लास्ट पेपर गया है, तो आपको पता चलेगा उसमें क्या लेवल था, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी का आइडिया हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये होती है कि जब तक आप आरटीपीज़ और पास्ट पेपर नहीं करते ना, आपको उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, तो आपको लगता है कि पेपर में शायद मैं कुछ तैयारी कम करके जा रहा हूँ या मुझे पता नहीं कि पेपर में क्वेश्चंस तो घुमा फिरा के आते हैं। तो यही रीज़न रहता है कि अगर आप ये चीज़ें करके जाएंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो मैंने आपको बताई थी कि पास्ट ट्रेंड्स आपको एनालाइज करना पड़ता है और एनालिसिस बहुत ज़रूरी चीज़ है पेपर में। जब आप चीज़ों को जितना टाइम जैसे आप तैयारी को देते हैं, उसमें से कुछ टाइम आपको एनालिसिस को ज़रूर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचर्स की वीडियोस देखते हैं, वो आपको कहते हैं 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको अगर 10 घंटे आप पढ़ पा रहे हो तो आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए और 2 घंटा एनालाइज ज़रूर करना चाहिए। मतलब आपको पिछले पेपर उठा के देखने चाहिए या फिर टीचर्स की वीडियोस देखो, उसमें एबीसी एनालिसिस से देखो, जो कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह आ रहे हैं उनको देखो, क्या पैटर्न आ रहा है पेपर का, बिकॉज पेपर पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। जितना आप उन पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे जो इंस्टीट्यूट बना के दे रहा है या जो आरटीपीज़ वो दे रहे हैं, उससे ही आपको बेहतर एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और एक आपको ट्रेंड पता चलेगा कि पेपर में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अदरवाइज़ जो आप पिछले क्वेश्चंस करके जा रहे हैं पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आते। कोई रेयर अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसके अलावा अगर क्वेश्चंस ट्विस्टेड आते हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और एक मेन चीज़ है कि आपके अटेम्प्ट्स इसलिए लगते हैं क्योंकि आप रिवीजन शायद कम करते हैं। जैसे कई बार होता है कि आपने एक चीज़ को एक बार रिवाइज़ किया, 2 बार रिवाइज़ किया, लेकिन मेरा अल्टीमेटली मानना है कि आपको एक सब्जेक्ट को 3 रिवीजन ज़रूर देनी चाहिए, या मतलब किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर अगर आपका हो तो आप उसे 3 रिवीजन ज़रूर दें। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ रिवाइज़ करते हैं तो आपने एक तरह से वो बस पढ़ी ही है, उसमें आपको कुछ डाउट भी होते हैं, कुछ चीज़ें आपकी रह जाती हैं, कुछ चीज़ें आप नोट डाउन करते हो, तो वो आपकी फर्स्ट रिवीजन का पार्ट होता है कि आप सिलेबस को अच्छे से समझते हो।
उसके अलावा जब आप सेकंड रिवीजन करते हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद होने लगती हैं अच्छे से, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जब आप थर्ड रिवीजन करते हो तो कुछ चीज़ें आपको टिप्स पे फिर से होने लग जाती हैं, क्योंकि आप बार बार उसी चीज़ को पढ़ रहे हो। तो इसलिए बेटर यही होता है कि जब आप अपनी नंबर ऑफ़ रिवीजन्स इंक्रीज़ करते हैं, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई चैप्टर आपने अगर एक दिन पढ़ लिया, तो या तो उसे नेक्स्ट डे ही रिवाइज़ कर लें मॉर्निंग में, इवनिंग में, या फिर 2-3 दिन बाद उसे फिर से उठा लें एक बार रिवाइज़ करने के लिए। क्योंकि उस टाइम अगर आप उसे रिवाइज़ करेंगे तो वो आपका बहुत जल्दी भी रिवाइज़ हो जाएगा, और जितनी बार आपने चीज़ें पढ़ रखी होंगी वो आपको माइंड में बैठ जाएंगी, अच्छे से याद रहेंगी। तो आपको खुद को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तैयारी ढंग से कर रहा हूँ। और उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस देखो, थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको करनी है, आपको कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं, किसी चैप्टर में आपको लगता है कि आप अच्छी समरी बना सकते हैं तो आप ज़रूर बनाएं, एक रिटन प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। बट मेनली जो रिटन प्रैक्टिस है आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको करनी चाहिए, चाहे वो आपका सीए इंटर है, चाहे सीए फाइनल है, कोई भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका प्रैक्टिकल पेपर है उसमें आप रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और होता क्या है कि जो प्रैक्टिकल सम्स होते हैं उसमें जब आप वो सॉल्व करने लगते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके उसमें कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, और गलतियां एक बार नहीं 2-3 बार आपकी गलतियां हो जाती हैं। तो होता क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको कोई स्टेप वहाँ पे मिस हो गया आपसे, या कुछ आपने कैलकुलेशन गलत कर दी, तो वो आपको बाद में मैच करने पे पता चलता है कि ये तो मैंने मिस कर दिया था, या फिर ये चीज़ मैं जिस तरह से समझ रहा था ये वैसे नहीं थी। और फिर क्या होता है कि अगर आप उसी चीज़ को सेकंड टाइम फिर से लिख के करते हैं तो आप वो वाली गलती सुधार लेते हैं, बट हो सकता है स्टिल आपकी कोई और मिस्टेक हो जाए। तो इसलिए रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और मेनली मैं कहना चाहूँगा कि रिटन प्रैक्टिस आपकी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको 3 आवर्स में पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। जैसा कि मैं आपको बताता भी हूँ, फॉर एग्जांपल सीए फाइनल के पेपर हैं, तो आपका 3 आवर्स का आपका पेपर होता है। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे आपको एमसीक्यूज़ भी अटैम्प्ट करने हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हो गए, बाकी 70 मार्क्स तो आपका पेपर है ना। जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आप रिटन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको 70 मार्क्स को कैसे पेपर में आपको मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज़ में 30 टू 40 मिनट से ज़्यादा देंगे तो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स भी मैनेज नहीं हो पाएंगे। इन द सेम वे जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करते हैं तो उसमें तो रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपकी गलतियां भी निकल के आती हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स में रिटन प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपको ये पता चलता है कि आपको कितना कंटेंट एक क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज लिखना है, और आप फिर सजेस्टेड आंसर्स देखते हैं आईसीआई के, तो वहाँ से आपको आइडिया होता है कि आईसीआई कितने लेंथ क्वेश्चंस की मतलब डिमांड कर रहा है, कि वो कितना चाहते हैं आप एक्सप्लेन करो। तो थ्योरी सब्जेक्ट में ये बेनिफिट रहता है रिटन प्रैक्टिस का। और थ्योरी आप लिख के करते हैं तो आपको याद भी हो जाती है ईजिली। और उसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं उसमें रिटन प्रैक्टिस का ये बेनिफिट रहता है कि आपकी वहाँ गलतियाँ कम होती हैं, आप मतलब क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाते हैं, कैलकुलेशंस आपकी फास्ट हो जाती हैं, और कोई भी एरर के चांसेस आपके नहीं रहते। और मेन चीज़ क्या होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने अपने साथ में भी देखी है, मेरे साथ के जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा, या जिनका काफ़ी अटैम्प्ट लगे क्लियर करने में, तो मेन रीज़न उनका क्या रहता है मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगने का, वो मेन रीज़न उनका रहता है कि वो प्रिपरेशन को उतना टाइम नहीं देते हैं। मतलब मैंने कई बार नोटिस करा कि जैसे आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, या सीए फाइनल के बाद आप एज अ पेड असिस्टेंट काम कर रहे हैं, या मतलब जो भी आपकी जॉब चल रही है साथ में, तो होता क्या है कि आप सोचते हो कि मैं लास्ट में 1 महीना दे दूंगा, या फिर मैं 1.5 महीना दे दूंगा, कि 1.5 महीने में 15 दिन एग्ज़ाम्स के और 1 महीना पढ़ने का। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि आप साथ में भी नहीं पढ़ रहे हो, तो जब आप ऑफिस जा रहे हो और उसके बाद आप 1 मंथ देते हो पढ़ाई को, तो होता क्या है कि जब आप सिर्फ 1 महीना देते हो ना पढ़ाई को, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो, आप उस टाइम अपना सारा मटेरियल इकट्ठा करते हो, आप चीज़ें सारी देखने लगते हो, उस टाइम पे अमेंडमेंट्स क्या आई हैं वो चीज़ें आप तब देखते हो, और फिर आप काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हो, और एक जल्दी जल्दी में आप काम कर रहे होते हो, और फिर आप उस टाइम पे ना ये भी देख रहे होते हो कि मैं कैसे दिन में 12 घंटे 14 घंटे पढूँ, अपना आउटपुट कैसे बढ़ाऊँ। जबकि इतना स्ट्रेस लेके अगर आप पढ़ाई करते हो तो वैसे भी आपके पास टाइम ही इतना कम है 1 महीना, कि आप रिवीजन को तो टाइम ही नहीं दे पाते, और फिर पेपर में आपके अटैम्प्ट लगते हैं। और आपको लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने देखा ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है, और स्पेशली सीए फाइनल में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे अटैम्प्ट बच्चों के इसी वजह से लग रहे हैं कि वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि वो पेपर को सिर्फ 1 महीना देते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स देने पड़ते हैं। आप 40 डेज़, या आप कहें कि 50 टू 60 डेज़ अगर आप देते हैं एग्ज़ाम्स को, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि
1 महीना तो उसे चाहिए होता है जिसने अच्छे से चीज़ें पढ़ रखी हैं, जिसको चीज़ें याद हैं। तो वो 1 महीने में अपने पेपर भी लिख के प्रैक्टिस कर सकता है, और रिटन प्रैक्टिस के अलावा वो अपने एमटीपीज़, आरटीपीज़ सब कंप्लीट कर सकता है, पास्ट पेपर एनालाइज़ कर सकता है कि उसका ग्रुप एक ही बारी में निकल जाए। लेकिन अल्टीमेटली जब आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो आपको अगर एक ही अटेम्प्ट में निकालना है तो आपको एटलीस्ट 50 टू 60 डेज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें आप तसल्ली से भी पढ़ पाते हैं। और अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए मोर देन इनफ रहता है। और इतना टाइम देना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक बार तो लगता है कि शायद मेरे 1 महीने के जॉब के पैसे चले जाएंगे, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आपका वो ग्रुप क्लियर नहीं होता तो फिर आप 6 महीने बाद फिर से वहीं पे आ जाते हैं, और एक फ्रस्ट्रेशन और होती है कि आप कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ नया नहीं सीख पा रहे, कुछ नया पढ़ नहीं पा रहे आप। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि आप 2 महीने का ऑफ लें पेपर से पहले। चाहे आप कुछ भी बहाना बना के आर्टिकलशिप में अपना ऑफ लें, या फिर ऑफिस जा रहे हैं तो भी आप कुछ बहाना बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ाई आपको करनी है, क्योंकि आपको एक ही अटेम्प्ट में निकालना है। अगर आपने अभी 1 महीना ऑफ ले लिया, शायद बाद में क्लियर होने पे आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी, और अगर आप सीए बन गए या आप जैसे सीए इंटर से सीए फाइनल में आएंगे तो वो वैसे ही आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए बेटर ये है कि अभी से 2 मंथ्स देकर चलें। मेन रीज़न यही रहता है अटेम्प्ट्स लगने का, कि हम लास्ट में क्या होता है, जैसे किसी के 1, 2, 3 अटेम्प्ट लगते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। मतलब लेते हैं सीरियसली, बट वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ लास्ट में जाके सीरियसली लेते हैं 1 महीना, और फिर सोचते हैं कि 1 महीने में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि क्लियर नहीं हो रहा। बट अल्टीमेटली आपका ग्रुप तभी क्लियर होगा जब आप अच्छे से 50 डेज़ एटलीस्ट देंगे, ताकि आप चीज़ों को एनालाइज़ भी करें और आपके पास इतना टाइम हो कि आप एटलीस्ट 3 रिवीजन करके जाएँ, तभी आपकी चीज़ें टिप्स पे होंगी। और रिवीजन के साथ आप अपने आरटीपीज़, पास्ट पेपर, इनको अच्छे से एनालाइज़ करके जाएंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि पेपर में आपका क्लियर ना हो। फिर रिज़ल्ट चाहे 25% आए, चाहे 5% आए, आपका ग्रुप निकल ही जाएगा। तो इसलिए टाइम पूरा दें। और मैं 1-2 आपको टिप्स देना चाहता हूँ वैसे, कि रिलेशनशिप्स, आपके सोशल मीडिया हो गया, इन सब को आप अपना लास्ट के 1-2 महीना ना बिल्कुल बंद कर दें। सोशल मीडिया से बिल्कुल आप साइड हो जाएं, और बहुत अगर आप रेयरली चला रहे हैं तो कभी गूगल क्रोम पे कुछ देखना हो चला लिया, ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दें। आप इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो वो बहुत बेटर रहेगा। और फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना है, स्पेशली लास्ट के डेज़ में 15-20 डेज़ और लास्ट 1 मंथ, तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ घर पे रह के पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज़ वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उस टाइम पे और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आप खुद सोचो कि आपसे पहले बहुत सारे और बच्चे हैं जो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। जो आपकी अल्टीमेट पढ़ाई होती है वो लास्ट के टाइम में ही होती है। तो इसलिए लास्ट मंथ में ये घूमना फिरना, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। कोई शादी है, फैमिली फंक्शंस है, जितना हो सके उतना अवॉइड करोगे तो आपका ही टाइम सेव होता है। बिकॉज लास्ट के ये 40 डेज़ 50 डेज़ जितना आप अपने सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करोगे उतना आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और हाँ, कई बार ये भी होता है कि हमें कोई फ़ोटोकॉपीज़ निकलवानी है, कुछ प्रिंट आउट, कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा भी हमें पढ़नी है, तो अगर हम लास्ट में सिर्फ 1 महीने का टाइम देते हैं ना, तो वो सब चीज़ें हमारी मिस हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत बेटर रहता है कि अगर आप 50 डेज़ दें, ताकि आप टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करें। एक बार आप अपना शायद 1 महीने की सैलरी सैक्रिफाइस कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो वो आपकी बाद में रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अटैम्प्ट लगते रहेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन अंदर और बढ़ती जाती है, और फिर आप हर नेक्स्ट टाइम पे और थोड़ा मतलब डिले करते जाते हैं चीज़ों को, तो आप ही परेशान होते हैं उसमें अल्टीमेटली। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जितना भी लास्ट के टाइम पे जितना खाना आप खाएँ वो घर का ही खाएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप बाहर का खाएँगे वो अनहेल्दी होगा तो आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप घर का ही खाना खाएँ, क्योंकि आप जितना अच्छा खाना खाएँगे उतना आप हेल्दी फ़ील करेंगे, और डेली अपना एक्सरसाइज़ करें। और हाँ, मैं लास्ट टिप देना चाहूँगा कि आप ग्रीन टी ज़रूर पिएँ, ताकि आपसे उससे मतलब मैंने नोटिस किया जनरली कि उससे आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि आप सारा दिन बैठ के पढ़ते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये 2-4 छोटी-मोटी टिप्स थी जो मैंने सोचा आपको साथ में ही दे दूँ। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं लगेंगे। और अगर हाँ, इसके अलावा भी कभी-कभी हो जाता है कि आपका अटेम्प्ट लग जाता है, तो इन केस वो या तो ये दिक्कत हो सकती है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आई हैं, या फिर आपकी प्रेजेंटेशन की मिस्टेक हो सकती है। तो अगर प्रेजेंटेशन रिलेटेड भी इश्यूज़ हैं तो आपको आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर्स देखने चाहिए, या उन स्टूडेंट्स के पेपर आपको देखने चाहिए जिनके पेपर में एग्जेम्पशंस हैं, ताकि आपको उससे ये पता चल सके कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, या वो आपसे क्या बेटर लिख पा रहे हैं जो आप नहीं लिख रहे। बिकॉज एज इट इज़ सेम लैंग्वेज तो कोई नहीं लिख के आ रहा आईसीआई की, कोई रेयर ही होगा जो कोई क्रैमिंग करके जाता होगा। तो रट्टा मार के कोई जा रहा है वो तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट अगर आपको अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करना है और एक ही अटैम्प्ट में क्लियर करना है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।